आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व पढ़ेंगे, है ना। तो लोकतंत्र जो है ना, चुनाव जो है वो लोकतंत्र की रीढ़ होती है ना। और लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से जनता अपनी रुचि प्रकट करने का, है ना, जनता को मौका मिलता है। ठीक है, लोकतंत्र में जब चुनाव होता है, चुनाव के माध्यम से जनता को अपनी, है ना, रुचि प्रकट करने का मौका मिलता है। वो अपने रुचि के अनुसार, है ना, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। जो उम्मीदवार होते हैं, है ना, उनको अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ठीक है, तो उनके पास ये मौका होता है कि वो, है ना, किसको अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, अपने अनुसार वो बना सकते हैं। तो चुनाव से ये निर्णय किया जाता है कि सत्ता कौन चलाएगा, है ना, शासन में कौन आएगा, इसका फैसला होता है। तो इस अध्याय में हम चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में, है ना, संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। संविधान में इसके लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, इसका भी अध्ययन करेंगे। तो भारतीय संविधान में जिस चुनाव पद्धति को स्वीकार किया गया है ना, हम उसके महत्व और चुनाव को कराने की जो, है ना, चुनाव आयोग नियुक्त किए गए हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इस अध्याय को पढ़ने से आपको निम्नलिखित बातों का पता चलेगा। ठीक है, तो कौन कौन सी बातों का आपको पता चलेगा कि लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों है ना, लोकतंत्र में चुनाव क्यों कराया जाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त आपको कौन सी वो चीजें हैं जो, है ना, चुनावों को लोकतांत्रिक बनाती है, इसके बारे में हमें पता चलेगा। क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र संभव है ना, क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र संभव हो सकता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और बिना लोकतंत्र के चुनाव संभव है क्या, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, है ना। तो चुनाव की विभिन्न जो विधियां होती हैं वो कौन कौन सी हैं, है ना, भारत की चुनाव व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषता है, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, है ना, संविधान द्वारा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और चुनाव सुधार पर कौन कौन से सुझाव हैं, ऐसे कौन कौन से सुझाव है जिसमें चुनाव में और सुधार किए जा सकते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम कौन कौन भारत में, है ना, मत दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है ना, और चुनाव लड़ने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, है ना, मतगणना कैसे होते हैं, मतदान किस प्रकार किए जाते हैं, हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, चुनाव प्रतिनिधित्व में लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो लोकतंत्र का हम शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। तो लोकतंत्र जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है ना। लोकतंत्र जो है अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, और जो डेमोक्रेसी शब्द है वो यूनानी शब्द डेमोस और क्रेसिया से बना हुआ है। ठीक है, यूनानी शब्द डेमोस और क्रेसिया से बना हुआ है। तो इसका डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन या सत्ता, है ना। डेमोस का अर्थ जनता और क्रेसिया का अर्थ शासन या सत्ता। तो इस प्रकार साधारण रूप में इसका अर्थ होता है ना, जनता का शासन, है ना, या लोकतंत्र जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो परंतु लोकतंत्र शब्द का प्रयोग जो है अनेक अर्थों में किया जाता है ना। तो कुछ विचारक इसे राज्य का स्वरूप मानते हैं, तो कुछ इसको शासन का रूप मानते हैं। तो इसी प्रकार कुछ इसे समाज की, है ना, स्थिति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कुछ इसको नैतिक आदर्श मानते हैं। तो समाजवादियों की दृष्टि में ये क्या है, शासन का एक आर्थिक रूप है ना। समाजवादी जो है इसको शासन का एक आर्थिक रूप मानते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न विचारकों एवं लेखकों ने इसका भिन्न भिन्न रूप में प्रयोग किया है। आगे हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के भेद, है ना। लोकतंत्र के कितने भेद होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो साधारण लोकतंत्रीय शासन के दो भेद माने जाते हैं। ठीक है, दो भेद कौन कौन से, पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो जब प्रभुत्व संपन्न जनता जो है ना, आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सभाओं में एकत्रित होता है ना, और शासन के कार्यों में भाग लेता है और नीतियों को बनाता है ना, कानून बनाता है, तथा प्रशासनिक अधिकारियों एवं जो कर्मचारी होते हैं उसकी नियुक्ति करके उन पर नियंत्रण रखते हैं ना, तो उसे हम प्रत्यक्ष या विशुद्ध लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था जो होती है ना, उसमें केवल ये जो है उन्हीं राज्यों में केवल सफल हो सकती है जहां पर जिसका आकार छोटा हो, है ना,
और छोटे होने के कारण इसमें क्या है, संपूर्ण जनता जो है प्रत्यक्ष रूप में एक स्थान पर एकत्रित होकर के शासन का कार्य में भाग ले सकते हैं, शासन कार्य कर सकते हैं। लेकिन आधुनिक कालीन जो राज्य है ना, इसका आकार बड़ा होता है, तो इस व्यवस्था को अपनाना संभव नहीं है। ठीक है, दूसरा है सॉरी अब हम देख लेते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसका पहला गुण है जनता की जो इच्छा है ना, इसको ये बताती है। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है जनता की इच्छा को सामने लाती है और जनता की आवाज को इसमें दबाया नहीं जा सकता है। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। और दूसरा गुण है इससे जनता की जो जिम्मेदारी की जो भावना है ना, वो जो है दिखाई देती है। और चूंकि निर्णय प्रक्रिया में जो जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से शामिल होती है, इसलिए जनता कानूनों के जो है ना पालन जो है वो भली भांति करती है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुण हैं। और साथ ही साथ प्रत्यक्ष लोकतंत्र के दोष भी है ना, कुछ दोष भी है। तो इसका पहला दोष है कि ये कानून की जो जटिल प्रकृति होती है ना, तो कानून की जटिल प्रकृति के कारण लोग जो है मत देने में असमर्थ रहते हैं। ठीक है, जनता का मत निष्पक्ष न होकर के पारस्परिक मतभेदों पर भी आधारित होता है। ठीक है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें। अब हम आगे देखेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना। तो जब प्रभुत्व संपन्न जनता जो है ना, प्रभुसत्ता का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं न करके है ना, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। ठीक है, मतलब प्रतिनिधियों को वो चुन करके लाती है और वो शासन के कार्यों में है ना भाग लेती है। ठीक है, तो इसको हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो इस शासन प्रणाली में जनता जो है प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है, चुनती है उसको, जो विधानमंडलों में बैठकर है ना उसकी ओर से मतलब जनता की ओर से ठीक है बैठती है और कानूनों का निर्माण करती है और शासन का संचालन करते हैं। ठीक है, ये है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो प्रमुख गुण हैं इसको हम बता देते हैं। पहला है गुणों की अपेक्षा है ना सॉरी जनता का शासन होता है ना। इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं वो शासन करते हैं। ठीक है, तो जनता का शासन होता है ना। और स्वतंत्रता की इसमें रक्षा होती है, उत्तरदायी और कुशल शासन इसमें आता है ना। और जनता को इसके द्वारा जो होता है राजनीतिक शिक्षण प्राप्त होती है। ठीक है, और देशभक्ति का है ना ये स्रोत होता है, इससे देशभक्ति की भावना प्रबल होती है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कुछ दोष भी है, जैसे इसमें गुणों की अपेक्षा संख्या को महत्व दिया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे कोई उम्मीदवार है ना, उसके बाद उसको जो है अधिक मत मिलने पर उसको हम प्रतिनिधि निर्वाचित हो जाते हैं वो। ठीक है, तो उसके गुणों के आधार पर यहाँ पर संख्या को महत्व दिया जाता है। अयोग्य व्यक्तियों का भी इसमें शासन हो जाता है ना, ये इसका दोष है। शैक्षणिक योग्यता की इसमें उपेक्षा की जाती है। ठीक है, यदि कोई उम्मीदवार जिसे हम चुन रहे हैं वो शैक्षिक रूप से मतलब वो शिक्षित है नहीं है, इसके आधार पर उसका चयन नहीं होता है ना, मतों की संख्या के आधार पर होता है। तो शैक्षिक योग्यता की यहाँ पर उपेक्षा हो जाती है ना। अल्पमत के हाथों में भी सत्ता चली जाती है इसमें निर्वाचन के द्वारा है ना, तो ये भी इसका दोष है। और इसका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या दूषित दलबंदी है ना, तो दूषित दलबंदी भी एक इसका प्रमुख दोष है।